अगर दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल देश की बात की जाए तो अचानक से इजराइल का नाम सामने आ जाता है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे विवादित देश है। यह ऐसा देश है जो पिछले 40 सालों से लगातार किसी न किसी संघर्ष में उलझा हुआ है। कभी गाजा, कभी लेबनान, तो कभी सीरिया। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद एक चीज हर किसी को हैरान करती है, और वो है इजराइल की आर्थिक तरक्की। सवाल ये उठता है कि लगातार इतने युद्धों में उलझे रहने के बावजूद इजराइल ने इतनी आर्थिक ताकत आखिर कैसे हासिल की। इजराइल आर्थिक रूप से कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 में इजराइल की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $52,000 थी। जी हाँ, आपने सही सुना। इनफैक्ट अकेला इजराइल अपने आसपास के सभी अरब देशों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा अमीर है। यह एक ऐसा इलाका है जहाँ युद्ध आम बात है, फिर भी वह यूरोप के सबसे विकसित देशों की कतार में खड़ा हुआ है। मगर सवाल यह है कि आखिर कैसे एक देश जो हर दशक में किसी न किसी युद्ध में शामिल रहा है, दुनिया की हाईटेक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। लेकिन कब तक ऐसा रहेगा, यही जानने के लिए आइए डिटेल में समझते हैं इजराइल का वह सीक्रेट मंत्र जिसने उसे इतना ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इजराइल की कहानी की शुरुआत होती है 1948 से। मगर 1948 में इजराइल को आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब उसने सुकून से सांस ली हो। जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आजादी की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया था। वह एक ऐसा नवगठित देश था जिसके पास ना तो संसाधन थे और न ही पैसा। इसके बावजूद उसे युद्ध लड़ना पड़ा और अपना एक अलग मैकेनिज्म बनाना पड़ा। अगर उस दौर की बात की जाए तो इजराइल का सिस्टम सोशलिस्ट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल वाली हुआ करती थी। रिसोर्सेस सीमित थे और जो भी था उसका एक बड़ा हिस्सा डिफेंस स्पेंडिंग में चला जाता था। यही नहीं, इनफैक्ट शुरुआती दशकों में देश के पास प्राकृतिक संसाधन भी नहीं थे। उनके पास बस एक ही चीज थी और वो थी मानव पूंजी। जी हाँ, उनके अपने लोग और अपने देश के लिए उनका प्यार इजराइल का ओनली वेपन एंड रिसोर्स थे। वैसे तो इजराइल ने कई युद्ध झेले हैं, लेकिन सबसे खतरनाक थे 1967 का 6 डे वॉर और 1973 का योम किप्पूर वॉर। इन दोनों युद्धों ने इजराइल को यह सिखा दिया कि अगर उसे अपना अस्तित्व बचाकर रखना है तो टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रिलायंस दोनों को मजबूत करना होगा। बस फिर क्या था, इसके बाद देश ने अपने रक्षा उद्योग को और भी ज्यादा उन्नत किया। रक्षा के लिए बनाई गई तकनीकी बाद में नागरिक क्षेत्र में फैलने लगी और यहीं से शुरुआत हुई इजराइल की पहचान की और स्टार्टअप नेशन बनने की। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जहां दुनिया की अदर कंट्रीज में युद्ध अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है, वहीं इजराइल ने युद्ध को ही इनोवेशन में बदल दिया। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इजराइल की आर्थिक सफलता केवल उसकी अपनी है, क्योंकि उसकी यह सफलता अमेरिका के बिना अधूरी है। वही अमेरिका जो इजराइल के लिए हर देश से टकराने को तैयार हो जाता है। इजराइल और अमेरिका का रिश्ता कितना गहरा है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको इनकी दोस्ती की कहानी नहीं बल्कि उस आर्थिक कवच के बारे में बताएंगे जो अमेरिका ने इजराइल को प्रदान किया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1960 के दशक के अंत से अब तक अमेरिका ने इजराइल को $250 बिलियन से ज्यादा की मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड दी है। केवल 2023 में ही यह सहायता अमेरिकी विदेशी सहायता का लगभग आधा हिस्सा थी। अमेरिका इजराइल को केवल पैसा ही नहीं देता बल्कि राजनीतिक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। इनफैक्ट अगर अमेरिका ना होता तो अब तक इजराइल पर कब के प्रतिबंध लग चुके होते और वह बर्बाद हो चुका होता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जब भी इजराइल पर प्रस्तावों या प्रतिबंधों की बात आती है तो अमेरिकी वीटो पावर अक्सर इजराइल को बचा ली जाती है। यानी इजराइल के पास केवल हथियार ही नहीं बल्कि एक ऐसी राजनीतिक ढाल भी है जो उसे आर्थिक रूप से काफी स्थिर बनाती है। यही वो पहली वजह है जिसने इजराइल को इतना ज्यादा स्टेबल और आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बना दिया है। इसके अलावा युद्ध को अर्थव्यवस्था में बदलने की इजराइल की कला भी काबिले तारीफ है। जहां दुनिया के अधिकांश देश युद्ध से आर्थिक नुकसान झेलते हैं, वहीं इजराइल ने इसे अपना व्यापार बना लिया है। तभी तो आज इजराइल की 3 कंपनियां दुनिया की टॉप 40 डिफेंस कंपनियों में शामिल हैं। साल 2023 में इजराइल ने $11.3 बिलियन के रक्षा हथियारों का निर्यात किया था, चाहे वह ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, साइबर सुरक्षा, मिसाइल सिस्टम या एंटी डिफेंस टेक्नोलॉजी। इन सब क्षेत्रों में इजराइल आज दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। दरअसल युद्ध ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना दिया है, क्योंकि रक्षा में लगाया गया हर एक निवेश आखिरकार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बनकर नागरिक क्षेत्र में काम आने लगा है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, इजराइल का असली हथियार उसके अपने लोग हैं। इजराइल अपनी जीडीपी का लगभग 5% हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करता है, जो अमेरिका से लगभग 2 गुना है।
और यह केवल सरकारी योजनाओं की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी सोशल स्ट्रक्चर की वजह से है। एक्चुअल में यहाँ हर नागरिक सेवा का हिस्सा बनता है। जी हाँ, इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ पर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस यानी अनिवार्य सैन्य सेवा मौजूद है। इस अनिवार्य सेवा के कारण लगभग हर युवक को कम उम्र में ही अनुशासन, तकनीकी, टीम वर्क और नेतृत्व का अनुभव मिल जाता है। खासकर यूनिट 8200 जैसी एलीट यूनिट में काम करने वाले युवा साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया भर में मशहूर हैं। यही लोग बाद में स्टार्टअप और टेक कंपनियों में जाते हैं और वही अनुभव देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उनकी ये आर्मी की ट्रेनिंग केवल सुरक्षा नहीं देती, बल्कि इनोवेशन भी पैदा करती है। और इस तरह से इजराइल लगातार मजबूत बनता चला गया। मगर 1990 का दशक इजराइल की अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। पता है क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद लगभग 10 लाख कुशल प्रवासी इजराइल में आ गए थे। इनमें वैज्ञानिकों से लेकर इंजीनियर और शोधकर्ता तक शामिल थे। बस फिर क्या था, इजराइल सरकार ने इन्हें आकर्षित करने के लिए टैक्स छूट, जीरो इंटरेस्ट लोन और विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए। इसी के बाद इजराइल में हाईटेक सेक्टर का बूम आ गया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने तेल अवीव और हाइफा में अपने रिसर्च सेंटर खोल दिए और यहीं से इजराइल को नाम मिला सिलिकॉन वादी, यानी मध्य पूर्व की सिलिकॉन वैली। इन सब के चलते आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इजराइल ने इतनी आर्थिक तरक्की हासिल की है। असल में रक्षा की जरूरत से पैदा हुई तकनीकी आज नागरिक बाजार में अरबों डॉलर कमा रही है। साइबर सुरक्षा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2023 में इजराइल ने केवल साइबर सुरक्षा सेवाओं से ही $1 बिलियन से ज्यादा का निर्यात किया था। ये वही टेक्नोलॉजी है जो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इन्हें बैंकिंग, ई कॉमर्स और डेटा प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक ही निवेश से दो फायदे हो रहे हैं। पहला, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को मजबूती मिल रही है और दूसरा, आर्थिक विकास भी हो रहा है। लेकिन यह केवल विकास की कहानी नहीं है। इजराइल की अर्थव्यवस्था का एक अदर रूल भी है और वो है सुरक्षा के बदले समृद्धि का। दरअसल इजराइल के लोगों को समझ आ गया है कि युद्ध उनकी किस्मत है, इसलिए वे युद्ध के बोझ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये केवल इसलिए है क्योंकि युद्ध के बावजूद उनकी लाइफ स्टाइल एंड सोशल सर्विसेज स्थिर रहती हैं। लेकिन सुरक्षा के नाम पर आम नागरिकों की समृद्धि घटेगी तो यह संतुलन टूट सकता है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। असल में उनकी कोएलिशन में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियां हैं जो शिक्षा और रोजगार में योगदान कम देती हैं, लेकिन सरकारी सब्सिडी पर निर्भर हैं। इसलिए सरकार यह बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। फिलहाल 2025 में गाजा के साथ बढ़ते संघर्ष में पहली बार इजराइल की अर्थव्यवस्था पर वास्तविक दबाव आया था, क्योंकि युद्ध अब बहुत महंगा पड़ने लगा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस साल की आखिरी तिमाही में जीडीपी में 19.8% की गिरावट आई थी और कंजम्पशन में 27% की कमी हुई थी। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट्स में 18% की गिरावट आई, जिससे उत्पादन और सेवाएं दोनों प्रभावित हुई। हर हफ्ते का युद्ध खर्च $1 बिलियन तक बताया गया। कुल मिलाकर अगले कुछ सालों में युद्ध की लागत $70 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इनफैक्ट नेशनल डेब्ट 2025 तक 60% से बढ़कर 67% जीडीपी तक पहुंच सकता है। इन आंकड़ों से साफ हो गया है कि भले ही इजराइल के पास अभी $191 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार और $20 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन यह आर्थिक मॉडल हमेशा टिकाऊ नहीं रहेगा। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऑर्गेनाइज्ड सोशल एनर्जी है, क्योंकि वहाँ टेक्निकल स्किल्स और देशभक्ति दोनों का अमेजिंग कॉन्फ्लुएंस है। मगर यह मॉडल तभी काम करेगा जब तक आम लोगों को यह महसूस होता रहे कि युद्ध के बावजूद उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। अगर रक्षा खर्च बढ़ने से सामाजिक सेवाएं घटती हैं, महंगाई बढ़ती है या बेरोजगारी फैलती है, तो यही ऊर्जा असंतोष में बदल सकती है। सरकार के पास अभी दो रास्ते हैं, या तो वह अमेरिकी सहायता और कर्ज पर निर्भर रहना जारी रखे या फिर आर्थिक सुधार करके संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करे। इजराइल के इतिहास से पता चलता है कि वह हमेशा संकटों से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन इस बार चुनौती केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी है। इजराइल की इकोनॉमिक सक्सेस केवल उसकी नहीं बल्कि वेस्टर्न ब्लॉक यानी पश्चिमी गठबंधन के लिए भी एक साइन है। मध्य पूर्व में उसे एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से अमेरिका उसे सिक्योरिटी, फंडिंग एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है। वहीं अगर अरब देशों की बात की जाए तो उनके लिए इजराइल वेस्टर्न इंटरफेरेंस का प्रतीक है। इसलिए इजराइल की समृद्धि और युद्ध दोनों ही भू राजनीतिक संतुलन के केंद्र में बने हुए हैं। इजराइल ने बार बार साबित किया है कि वह युद्ध के बीच भी बढ़ सकता है, लेकिन हर प्रणाली की एक सीमा होती है।
अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो भले ही अमेरिका समर्थन करता रहे, इजराइल को डिफिकल्ट इकोनॉमिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जैसे टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी कम करना या सामाजिक खर्च घटाना। फिलहाल इजराइल एक मजबूत स्थिति में है, मगर उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को कितने समय तक बनाए रख पाता है। चाहे जो भी हो, यह एक ऐसा देश है जिसने अनुशासन, शिक्षा और इनोवेशन के बल पर सीमित संसाधनों के बावजूद आगे बढ़ने की मिसाल कायम की है। लेकिन अब इजराइल के सामने एक चेतावनी भी है। अगर युद्ध ही विकास का आधार बन जाए तो एक दिन यही युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। तो ये थी कहानी इजराइल की अर्थव्यवस्था की, वह चेहरा जो युद्ध की रात में भी रोशनी खोज लेता है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।